सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 4 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन इन टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। आज 8वें पेज पे हमारे सामने एक महत्वपूर्ण खबर है जो है लगातार हो रहे वुल्फ्स के अटैक की बहराइच में भी घटना हुई है। अब हालांकि इस घटना पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा इशू आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज़ द मेन इशू विच इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज़ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसीलिए वुल्फ्स का अब मानव बस्तियों की तरफ या फिर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट्स लगभग बढ़ती ही जा रही हैं जो कि नेचुरल एरियाज़ में भी पहुंच चुकी हैं। इसीलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स के भी बढ़ने से लोगों के जंगली क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने से भी यहाँ पे ऐसी घटनाएं वो निकल के आती हैं जो कि हो रहा है। और वुल्व्स हंटिंग के लिए निकले हैं, ये भी चिंता का विषय है। इसके अलावा अगली जो खबर है यहाँ पे, हम सीधे आर्टिकल्स पे जाते हैं अपने। पहला आर्टिकल है रिक्लेम द फार्म, और ये आर्टिकल है एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर मस्ट बी टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड एंड इंस्टीट्यूशनली इनोवेटेड टू बी इंजन फॉर ग्रोथ। और ये आर्टिकल लिखा है बीना अग्रवाल जी द्वारा। गीता गोपीनाथ, IMF's डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, रिसेंटली रिव्यूड इन दिस पेपर emphasized that India needs 60 to 148 मिलियन एडिशनल जॉब्स। मतलब गीता गोपीनाथ जी जो IMF में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस में। उसने ये कहा था कि भारत को कम से कम 60 से 148 मिलियन एडिशनल नौकरियां चाहिए अब वर्तमान समय में, ताकि वो पॉपुलेशन को, ह्यूमन कैपिटल को यूज़ कर सके। वी नीड टू गेट वर्कर्स टू मूव आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू अदर एरियाज। हमें ज़रूरत है कि हम वर्कर्स को एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर वर्क में भी मोटिवेट करें। माई क्वेश्चन इज़ वाई कांट एग्रीकल्चर टू बी अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड क्रिएटर ऑफ डिज़ायरेबल जॉब्स। अब जो ऑथर हैं यहाँ पे बीना अग्रवाल जी कहती हैं कि मेरा तो ये मानना है, पूछना है कि क्या हम एग्रीकल्चर को ही इतना बढ़िया नहीं कर सकते कि वो मोस्ट डिज़ायरेबल जॉब में आ जाए। In 1954, when Arthur Lewis argued that development involves workers moving from agriculture to manufacturing and services and from rural to urban areas, agriculture was still low tech and subsistence oriented. एग्रीकल्चर हमेशा से लो टेक्नोलॉजी मोटिवेटेड रहा है। All the Indian agriculture has had a 5-year average growth rate of 4%. It contributes to 18% of GDP. भारतीय कृषि GDP का मात्र 18% कंट्रीब्यूट करता है। Its growth is erratic and environmentally costly. It employs 46% of all workers and 60% of all rural workers. लगभग देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही हैं आपके इन्वॉल्व। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे उस बातें करें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इकोलॉजिकली वी मस्ट रीजनरेट आवर वाटर एंड सॉइल्स एंड टैकल क्लाइमेट चेंज। Irrigation is the key to higher productivity and drought resilience. Currently, only half of India's gross cropped area is irrigated, mainly via groundwater, whose over extraction has led to alarming falls in water tables. अब ज़्यादातर कृषि के गलत तरीके से करने के जो दुष्प्रभाव हुआ है कि पानी का वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। इन पंजाब बिटवीन 1997 and 2002 there was a 50% decline in canal irrigation and a sharp rise in groundwater use and area under rise. This continues. We need regulation, not freebies. अब नहरों से पानी दिए जा रहे हैं, कैनाल से पानी दिए जा रहे हैं, पानी का इतना क्रॉप से अब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया है। फॉर इरीगेशन एक्सपेंशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड माइक्रो इरीगेशन वुड बी इफेक्टिव। जबकि इरीगेशन को बेहतर करने के लिए हमें ना मल्टी फासेट अप्रोच रखनी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर इरीगेशन बेहतर करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। ट्यूबवेल लगाए पड़े, खींचे पड़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बारिश का पानी बचा के रखो, बाद में उसका इस्तेमाल करो। एंड माइक्रो इरीगेशन वुड बी इफेक्टिव, और बाकी छोटी मोटी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं। Alongside efficiency in water use is essential, which measures ranging from drip irrigation to less water guzzling crops. A government evaluation for 13 states found that micro irrigation
reduce irrigation costs and fertilizers used while raising average fruit and vegetable yields. तो 48% बेसिकली माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, जिसके माध्यम से पानी को हम बचा सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन पानी का जब पता है एक बैलेंस इस्तेमाल होता है तो क्रॉप भी ठीक रहता है, वरना सॉल्ट वगैरह और जो कंपोजिशन होता है वो बिगड़ जाता है. नेक्स्ट, आवर सॉइल नीड्स फिक्सिंग. आई एस्टिमेटेड 37% ऑफ आवर जियो एरिया इज डिग्रेडेड with water logging, soil salinity, chemical contamination, and nutrient depletion. Technologically, we must shift from cereal monocultures to crop diversity. और हमको क्रॉप डाइवर्सिटी पे ध्यान देना चाहिए, है ना. आगे देखते हैं. 2019 रिसर्च पेपर इन साइंस फाउंड दैट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेल फोन्स इंक्रीज यील्ड्स बाय 4%. अच्छा, हम जानते हैं जब हमने आजकल फ़ोन पे भी हम किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं, दूरदर्शन पे चैनल भी चलाते हैं. मतलब कि तकनीक की मदद से बड़ा ही अच्छा कर सकते हैं कृषि को. अब क्या होता है ना, फ़ोन पे अपडेट आती रहती हैं कि किसान को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आती रहती है मौसम वगैरह की भी. एंड odds of adopting recommended inputs by 22% in India and sub-Saharan Africa. ड्रोन्स ऑफर न्यू मैन. अच्छा, ड्रोन से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. बड़े बड़े क्षेत्रों में ड्रोन से हम केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं, बैलेंस छिड़काव कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी का देखिए एग्रीकल्चर में ले आए तो वही यूज़ ही यूज़ है. My research into districts comparing women group farms and largely male managed individual farms showed that annual value of the output hectare group farms was 1.8 times that of small individual farms. तो बीना जी ये भी कहती कि जो उन्होंने सर्वे करा, वो सर्वे में उन्होंने ये देखा कि कौन से फार्म ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं. तो उन्होंने वो फार्म का पहले करा जो कि बड़े ग्रुप फार्म है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम होता है. और उन्होंने इंडिविजुअल फार्म जहाँ पे इंडिविजुअल लोग काम करते हैं, तो देखा कि ये ग्रुप जो है उसका 1.8 टाइम्स ज़्यादा उत्पादन हो रहा है एक इंडिविजुअल फार्म के कंपैरिजन में. फार्मिंग टुगेदर ऑल्सो स्किल्ड वुमेन एम्पावर्ड देम सोशली. ग्रुप फार्म्स आर थ्राइविंग टू इन बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड गुजरात टू. फॉर्मिंग groups enables them to consolidate holdings, invest in irrigation equipments and save on labor and input costs. अभी तो हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं ना, उतना पैसा बचता है इक्विपमेंट का, और ऐसे काम भी अच्छा होता है, फ़र्क तो पड़ता है. लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड फॉरेस्ट ऑल्सो ऑफर ह्यूज ग्रोथ. और मतलब उन्होंने ये भी ध्यान दिया है कि हमको ना एग्रीकल्चर स्विच करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि हम अगर एग्रीकल्चर पर सिर्फ रुके रहेंगे तो हम आने वाले समय में फ्लक्चुएटिंग मार्केट का शिकार हो जाएंगे. इसलिए ज़्यादा बेहतर है ना कि अपन क्या करेंगे ना, हम लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए. अगर अपन लोग ने इस पे भी ध्यान देना है ना तो भैया फिर ठीक है, फिर तो मज़ा आ जाएगा. क्योंकि जितनी हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम रखेंगे उतना हम परेशानियों से बचे रहेंगे, जिन परेशानियों से कृषि और समाज जूझ रहा है कि एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी नहीं है, प्राकृतिक कारणों से लेकर डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को परेशान कर रही हैं, है ना. तो देखते हैं क्या रहता है. बहुत अच्छा आर्टिकल है. बीना अग्रवाल जी ने पॉइंट आउट करा हमारे सामने कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये बेहतर कर सकते हैं कृषि को. कृषि को बेहतर करने के लिए उन्होंने बताया कि पहली बात तो इरिगेशन पे देखिए आप, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स पे ध्यान दीजिए, है ना. स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह है. कितना पानी चाहिए, कितना पानी की ज़रूरत है क्रॉप को. देखिए ज़्यादा पानी जाने से भी ना क्रॉप का कंपोजिशन बेकार हो जाता है, सॉइल का कंपोजिशन. तो पहला उन्होंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा था कि इरिगेशन के बारे में कैसे ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करते करते हमने ग्राउंड टेबल वगैरह भी नीचे गिरा दी है. ऑल्टरनेटिव क्या बताया, ऑल्टरनेटिव ये बताया है कि हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पे ध्यान देना होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया ताकि हम पानी को भी ना ऑल्टरनेट कर पाएँ, है ना. सारा अगर ग्राउंड का निकालो तो बचेगा ही क्या. इसके बाद हमें यहाँ पे ये बताने का प्रयास करा गया है कि कैसे हम कृषि में भी ऑल्टरनेटिवली क्या काम कर सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, है ना. एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं किसानों को. और रही बात एग्रीकल्चर में ही टेक्निकल रेवोल्यूशन को लेके, तो हम इन्होंने बताया कि सेलफोन के माध्यम से जब किसानों को अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं कि कौन सी फसल का क्या करना है या कैसा मौसम रहने वाला है, कौन सा बीज लगाएं. तमाम चैनल्स हैं, कृषि दर्शन वगैरह, जिन पे रेडियो है, जहाँ पे कृषि संबंधित खबरें आती रहती हैं. तो ये तकनीक का बड़ा फ़ायदा मिला है. और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में तो ड्रोन का बहुत ही इनोवेटिव और पायनियरिंग अप्रोच रह सकता है कि ड्रोन से हम
बड़े बड़े खेतों में आराम से छिड़काव कर सकते हैं पेस्टिसाइड वगैरह का और फर्टिलाइज़र्स का, और मॉनिटर भी कर सकते हैं कि पूरे खेत में कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी जगह बेकार चल रही है, कौन सी ठीक चल रही है, जो कि ऊपर से और क्लियर दिखेगा हमको। टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ कर लिया एग्रीकल्चर में तो रिफॉर्म्स ही रिफॉर्म्स हैं और मज़ा आ जाएगा एकदम। अगला आर्टिकल यहाँ पे मणिपुर को लेके कल हम इससे बात कर चुके हैं, तो हम इस पे और बात नहीं करेंगे। और ये वाला आर्टिकल भी आपका बुलडोज़र न्याय पे है, जिस पे हम पहले आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि देखिए, आप सिर्फ इसी आधार पे किसी का घर नहीं गिरा सकते कि वो आरोपी है। ठीक है, अब इसमें ये कहा, सरकार ने ये भी कह रखा था कि सर हमने तो जिनका जिनका घर गिराया है वो तो सर हमने इसलिए गिराया कि वो बीडी अप्रूव नहीं था, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव नहीं था, या नगर निगम में वगैरह म्यूनसिपालिटी का अप्रूव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, अगर आपको इंक्रोचमेंट की चिंता इतनी ही है तो एक काम करिए, पूरे शहर से सारे इंक्रोचमेंट हटा दीजिए आप। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया कि ये बुलडोजर नीति जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिस्ट अप्रोच की नीति है, जिसके माध्यम से सरकारें प्रयास कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपीस करना और एक पॉपुलिस्ट टेक्निक के माध्यम से अपने फेवर में लोगों को लाना, जिसका फ़ायदा कई बड़े नेताओं को इलेक्शन में मिला भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि हम इस पर गाइडलाइंस को लेकर आएंगे, और ऐसी कोई भी नीति कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं किसी का भी घर गिराने का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपने सो कॉल्ड उसे क्रिमिनल कह दिया है। इवन जब वो कोर्ट में प्रूव भी नहीं हो पाया है, एक्यूज भी नहीं, कन्विक्ट भी नहीं हो पाया, तो भी सरकार तुरंत तत्काल उसका घर वर गिरा दे रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, नो भाई ऐसा नहीं करिए आप। कानून है, संविधान है, आप उसके रास्ते रास्ते चलते रहिए, आपको कहाँ है ये सब काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेस नेटवर्क, बाकी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जीडीपी रिवाइज करिए तो 6.6%, हमने से 6.7% आई थी हमारी, तो जो कि कमी है। हमने कारण बताया था आपको कि कृषि में इतना बढ़िया उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या हो भी रहा है तो मार्केट अभी उतनी ठीक नहीं चल रही है। इसको लेके ये भी कहा गया कि एक्सपोर्ट बैन हटा दीजिए। अगर हम फॉरेन मार्केट में भी सेल करना शुरू कर देंगे अपने स्टॉक्स को, तो हम अच्छा रिटर्न पा पाएंगे। और कहीं ना कहीं कारण इसके पीछे ये भी कि भारत में ना वर्कफोर्स वाला अच्छा कैपिटल नहीं है उत्पादन में। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत पीछे है अभी। मैं एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा तो उसमें बताया था कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया कभी कैच ही नहीं कर पाया है। जितना अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग में है, गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कैप्चर इट। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाइए, उनको नौकरी दीजिए, लोग काम कर सकते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, इसी कुछ आर्टिकल में, इकोनॉमी वाला आर्टिकल में बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। ये यार आपको ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा चाहे, मगर इसके पीछे वही कारण है कि ह्यूमन का ऑलरेडी इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है फॉरेस्ट पे, जंगलों पे। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, और जंगल में भी अब जानवर वगैरह इतने नहीं बसते, तो भाई वुल्फ उसके बाद अटैक सीधे इंसानों पे ही कर रहा है। ठीक है, हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखते हैं इसमें क्या है। सेंटर अनवेल इस बायो E3 टेक्नोलॉजी, ये सर में सरकार ने कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले बेसिकली, बायो E3 पॉलिसी करी है। ये सरकार ने बेसिकली जो अपनी बायो इकोनॉमी पॉलिसी है कि हम हर चीज़ को बायो, मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली करेंगे, बायो इकोनॉमी के संबंध में है। क्या करेंगे? इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को, बायो इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, SDGs को लेकर है, जैसे कि एथेनॉल एथेनॉल फ्यूल यूज़ करना, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यूज़ करना। मतलब सरकार प्रयास कर रही है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। On the face of its policy appears to be a routine attempt to create incentives and opportunities to energize growth in biotech sector, but it is in fact about transforming existing industrial manufacturing processes across various sectors to make them more sustainable. Sustainable manufacturing हो, industries हो, the policy seeks to achieve this by harnessing power of biotechnology and developing new manufacturing methods that replicate or mimic process found in natural biological systems. Government officials are calling it the first step towards the industrialization of biology, which can have profound effects on the economy. What are the biotech potential benefits? क्या benefits हैं इसके?
Biotech is the science of manipulating the biological organisms and processes to develop desired products or applications. Is a vast and diverse field. It includes areas such as genomics, genetic engineering, and synthetic biology. नॉलेज इन द एरिया देखिए, बेसिकली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों का कॉम्पोजिशन चेंज करके उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, हम और प्रोटीन, एंजाइम्स, एक्स वाई जेड चीज़ों से करके हम अच्छा प्लास्टिक बना सकते हैं। हम प्लास्टिक कंज्यूमिंग, हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिन जो कि पर्यावरण के हित में हो। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट चाहे सिंथेटिक क्लॉथ्स, प्लास्टिक, मीट और मिल्क एंड फ्यूल कैन हैव मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस यूजिंग मॉडर्न बायोलॉजी। है ना, वही बात है। ठीक है, हम इनोवेशन कर सकते हैं। हाउ कैन बायो ई3 पॉलिसी बेनिफिट इंडिया? तो इंडिया का फ़ायदा कैसे है? बायो मैन्युफैक्चरिंग, द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकली ऑर्गेनिजम्स और प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन of goods and materials alone is expected to have an economic impact worth $2 trillion over the next decade. Biomanufacturing is just one part of the greater integration and reliance on biology in economic process. The Bio 3 policy is thus an attempt to prepare India for the future. The policy is unlikely to yield any economic dividend in the near term, but the idea is to build the competencies, promote research, educate and train young talent. The green hydrogen technology, ethanol blended petrol और ग्रीन प्रैक्टिसेस को हम मोटिवेट करेंगे, तभी हम और अच्छा क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। सरकार यही प्रयास कर रही है ना कि जितना हो सके अच्छा काम करे इन्वायरमेंट को लेके। हमने तभी तो G20 में बायो एथेनॉल बहुत बढ़ चढ़ के बायो एथेनॉल की बात करी थी, जिसको लेके हमने ब्राज़ील के साथ संधि भी करी है कि हम साथ मिलके काम करेंगे बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी पे, है ना। सही है, सरकार प्रयास करती हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। बाकी आज के रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक क्विक एनालिसिस है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि कौन से आर्टिकल आए, क्या पढ़ना है, क्या अपने से पढ़ना है। हमारा छोटे से पहल है, हमने आपको बता दिया। कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।